सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी हाल ही में कक्षा 12वीं पास किया होगा। कुछ ऐसे होंगे जो हाउसवाइफ होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जॉब में लगे हुए हैं। लेकिन सबका कॉमन सपना है कि एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, पर पूरी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में एमपीपीएससी से संबंधित ए टू जेड जानकारी मैं इस हिसाब से बताऊंगा कि मान के चलता हूं कि आपको एमपीपीएससी के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कितने स्टेप में एग्जाम होते हैं, कहां से पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले मैं इतने जीरो से शुरू कर रहा हूं कि जो बच्चा पहली बार एमपीपीएससी के बारे में सुन रहा है उसके भी सवालों के जवाबों को मैंने शामिल किया है। जैसे एमपीपीएससी का मतलब क्या होता है, कितनी एज चाहिए एमपीपीएससी में बैठने के लिए, कितने अटेम्प्ट होते हैं, मैं 35 साल का हो गया हूं, मैं 36 साल का हो गया हूं, क्या एमपीपीएससी दे सकता हूं, क्वालिफिकेशन क्या है, कितने चरणों में एग्जाम होता है, चयन का आधार क्या है, कौन कौन से पद मिलते हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न बाद में कि सर कैसे पढ़ाई करें, नोट्स कैसे बनाएं, कहां से पढ़ाई करें, किस कोचिंग को ज्वाइन करें, किसके नोट्स खरीदें। मैं निष्पक्ष होकर आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाबों को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि एमपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बताऊं, एमपीपीएससी का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का मतलब समझना पहले। लोक का मतलब हम लोग, सेवा का मतलब जो सर्विस करते हैं। तो एक ऐसा आयोग जो जनता की सेवा करने के लिए अधिकारियों का चयन करता हो उसको लोक सेवा आयोग कहते हैं। अगर वो अधिकारी केंद्र के द्वारा चुने जाते हैं तो केंद्र को यूनियन कहा जाता है, तो इससे बन गया यू, और लोक सेवा आयोग को पीएससी कहते हैं तो बन गया यूपीएससी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कई सारे अधिकारी चुने जाएंगे जो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के अधिकारी होंगे तो आगे एमपी लगेगा, और चूंकि आयोग को कहते हैं पीएससी तो इसका नाम पड़ गया एमपीपीएससी। तो हम तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी, और इस एमपीपीएससी की तैयारी करने के बाद आपको जो सरकार शक्तियां देगी, आपको जो सरकार अथॉरिटी देगी, आपके जो जलवे होंगे, और एक सबसे बड़ा मौका अपने देश की जनता का, अपने राज्य की जनता की सेवा करने का, वो केवल इसी आयोग के द्वारा और इसी एग्जाम से मिल सकता है। तो बड़ा सोचो, सपने बड़े रखो, और यकीन मानो यदि आप सोच रहे हो तो आप पा भी सकते हो। इसीलिए चाहे कक्षा 12वीं में हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब कर रहे हो, अगर सोच लिया है कि एमपीपीएससी करना है तो फिर डरना नहीं है। ये एमपीपीएससी का रास्ता है बड़ा कठिन, कांटों भरा है, लेकिन यदि दिशा सही दे दी जाए तो तकलीफों का ये समय कम हो जाएगा और पहली बार में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे होगा उसकी जानकारी इस वीडियो के अंत में मिलेगी। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि आखिरकार ये एमपीपीएससी है क्या। जब ये इस एमपीपीएससी को पास करेंगे तो इसमें कितनी बड़ी पोस्ट हमें मिलेंगी। तो आप ये समझिए कि आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगे, रजिस्ट्रार्ड बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, टैक्स ऑफिसर बनेंगे। इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर आपको जाने का मौका मिलेगा कि आप यकीन मानो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल जाएंगी। तो यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, माता पिता को उस लेवल पर सम्मान दिलाना चाहते हो, तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए कमर कस लीजिए आप। तो बड़ा प्रश्न ये है कि सर ठीक है हम तैयारी करना चाहते हैं, पर इस तैयारी का चयन का आधार क्या है। सामान्यतः वनडे एग्जाम होते हैं, पुलिस का एक दिन एग्जाम होता है और फिर रिजल्ट आता है और सिलेक्ट हो जाते हैं। क्या इसमें एक ही एग्जाम होगा? नहीं, यह 3 चरणों में एग्जाम होगा। सबसे पहले होगा प्राथमिक परीक्षा। प्राथमिक परीक्षा को सामान्यतः बोलते हैं प्री। चूंकि ये एग्जाम है एमपीपीएससी का, इसलिए हम बोलेंगे सबसे पहले होगा एमपीपीएससी का प्री। अब एमपीपीएससी के प्री में क्या होता है वो आगे आप समझेंगे। अगर आप प्री पास हो गए फिर होता है मेंस। चूंकि यह मेंस किसका है? एमपीपीएससी का, तो तुम बोलोगे हम एमपीपीएससी का मेंस दे रहे हैं। मेंस देने का मतलब है पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, मेंस क्वालिफाई हो गया, फिर होता है साक्षात्कार, इसे इंटरव्यू कहते हैं। और यदि आपने इंटरव्यू पास कर लिया फिर बनती है मेरिट। फिर मेरिट के हिसाब से जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा हुआ है वो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट या पोस्ट अलॉट कर दी जाती है कि आपने एसडीएम भरा है, डीएसपी भरा है, वो योग्यता के अनुसार जो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कौन सी पोस्ट हमें भरनी चाहिए कौन सी नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब अगला प्रश्न है कि सर एज क्या होनी चाहिए। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं।
सामान्यतः माना जाता है कि जो एमपीपीएससी में यदि आप बैठना है तो आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ये 21 साल कैसे मापा जाएगा? एमपीपीएससी जब नोटिफिकेशन निकालेगी तो वो लिखती है कि यदि आप 1 जनवरी से मापें और जिस साल के लिए एमपीपीएससी नोटिफिकेशन निकाल रही है, मान लो वो कहती है कि 1 जनवरी 2025 में आपकी एज 21 साल अगर हो रही है काउंट करने के बाद, तो ही आप प्री का फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं। अब तुम कहते हो कि मेरी तो 21 साल उम्र 5 जनवरी को हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, 4 दिन छोटे हो अभी आप। तो सर अगर मैं एससी कैटेगरी से हूं, एसटी कैटेगरी से हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयु में जो छूट है वो न्यूनतम उम्र पे नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, महिला हो, विकलांग हो, आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और यह 21 साल 10वीं की अंक सूची से मापी जाएगी। इसीलिए फॉर्म भरते समय 10वीं की भी मार्कशीट लगती है, 12वीं की भी लगती है और ग्रेजुएशन की, और फिर जो तुमने फर्दर किया हो वो भी लगेगा। तो यहां तक समझ में आया कि शुरुआत कहां से होगी? जवाब है कम से कम 21 साल। कम से कम कितना होना चाहिए? 21 साल। और अधिक कितना होगा? ओवर एज कितने में होंगे? ये बड़ा प्रश्न है। तो ये 40 साल भी हो सकता है और ये 45 साल भी हो सकता है। सर हम नहीं समझे। नॉर्मल आप ये समझो कि एमपीपीएससी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल, और ये सामान्यतः 40 साल किसके लिए होगा? जर्नल वालों के लिए होगा। तो यदि आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो 21 साल न्यूनतम उम्र होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। सर हम जर्नल कैटेगरी से नहीं है, अदर कैटेगरी से हैं, तो अदर कैटेगरी से हो तो आपकी उम्र 40 साल प्लस इसमें 5 साल और जोड़ लो, तो आपकी अब अधिकतम जो उम्र हो गई वो हो गई 45 साल। तो इस हिसाब से यदि आपकी उम्र 38 साल है, 40 साल है, तो एमपीपीएससी में क्वालिफाई आप कर सकते हो अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है और आपको सही दिशा दी जा रही है। तो एज वाला प्रश्न भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहां पर देखना एमपीपीएससी में 2 प्रकार के पद होते हैं, गैर वर्दीधारी पद होते हैं और वर्दीधारी पद। वर्दीधारी का मतलब डीएसपी इत्यादि जो स्टार लगा के घूमते हैं। तो अगर आप गैर वर्दीधारी पद यानी एसडीएम, तहसीलदार, इनकी तरफ जा रहे हैं तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और अधिकतम 40 साल, और यदि डीएसपी बनना है तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 33 वर्ष में होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? छूट के संबंध में यहां पर लिखा हुआ है कि अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, लेकिन याद रखना है कि जो वर्दीधारी पद है उसमें अनुसार महिला अभ्यर्थी चाहे वो अनारक्षित वर्ग क्यों ना हो उसको भी छूट देने का प्रावधान है। खैर ये बात तो तब आती है जब हम उस एग्जाम की तरफ जा रहे हैं। तो हालांकि आप मेरे प्रश्नों को समझ पाए होंगे, एक साधारण सा जवाब मैंने आपको दे दिया है। अधिक जानकारी अगर लेनी है तो फिर एमपीपीएससी का आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन में कहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, यानी कि बीए किया है चलेगा, बीएससी किया है चलेगा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं चलेगा। कुल मिला के यहाँ लिखा है कि सरकार के द्वारा जो भी मान्य डिग्रियां हैं 12वीं के बाद वो सब डिग्रियां स्वीकार की जाएंगी। कहने का अर्थ ये है, अब कौन सी डिग्री मान्य है कौन सी नहीं वो आप एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मली बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग वाले बच्चे आराम से आके एमपीपीएससी में दे सकते हैं। तो पहला कागज हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, क्या एग्जाम दे सकते हैं? जवाब है हाँ। यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। याद रखना फॉर्म भरते समय आपको रोजगार पंजीयन भी साथ में ले जाना होगा, इसकी जानकारी भी आप एक बार देख लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो रोजगार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। कुल मिला के फॉर्म भरने जाएं तो 10वीं की मार्कशीट साथ में ले जाएं, 12वीं की मार्कशीट साथ में ले जाएं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट साथ में ले जाएं, रोजगार पंजीयन साथ में ले जाएं और फोटो साथ में ले जाएं। इतना चाहिए और पैसा, तो आपका फॉर्म भर जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? नहीं। अगला प्रश्न है सर कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? तो मेरा जवाब है जब तक है जान। जब तक है जान यानी जब तक तुम्हारे शरीर में गुर्दों में ताकत है तब तक अटेम्प्ट दे दो, लेकिन उम्र नहीं निकलनी चाहिए। सर नहीं समझे? अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुम्हारी 40 साल तक की उम्र बताई गई है। क्लियर है यहां तक? 40 साल तक अगर आपका अटेम्प्ट नहीं होता है तो तुम दे सकते हो।
उम्र खत्म, अटेम्प्ट खत्म। ऐसे ही एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, महिला हो, सैनिक हो, तो ये तुम्हारी मैक्सिमम कितनी जा सकती है, विकलांग हो 45 साल। 45 साल उम्र खत्म, अटेम्प्ट खत्म। ऐसा नहीं है कि 4 अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट है, 10 अटेम्प्ट है। यूपीएससी में ऐसा होता है, एमपीपीएससी में अनलिमिटेड है, बफर है, जितनी मर्जी उतनी बार तुम जाओ, कोई रोकेगा नहीं। कितने चरण में एग्जाम होता है सर? जैसा मैंने बताया 3 चरणों में एग्जाम होगा। सबसे पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा माने प्रीलिम्स। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट का मतलब है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल साइंस, विज्ञान, विविध, ये जीके के प्रश्न पूछेगा। जीएस 2 में एप्टीट्यूड आएगा, गणित आएगा, रीजनिंग आएगा। ये वाला केवल पास मार्किंग है, दूसरा वाला पेपर। इसके नंबर एमपीपीएससी प्री में नहीं जुड़ेंगे, केवल पहले पेपर को ही एमपीपीएससी प्री में मेंस का आधार बनाया जाएगा। मतलब इसी पेपर को सीरियस लेना है। क्लियर है? अब एमपीपीएससी की तैयारी प्री की कैसे करनी है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। प्री पास होने के बाद फिर मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में कितने नंबर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, इस पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे अभी आगे। और फिर साक्षात्कार होगा, कितने नंबर का होगा और कहां कहां ये साक्षात्कार दिया जा सकता है। तो सिर्फ इंदौर में ही साक्षात्कार होंगे, इसके अलावा कहीं नहीं होंगे। मेंस की परीक्षा इंदौर के अलावा और भी जिलों में हो सकती हैं, और प्री की लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होंगी। तो इस प्रकार से 3 चरणों में होगा। पॉइंट याद रखना है, एमपीपीएससी प्री के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है। यदि आप अनारक्षित श्रेणी के लिए महिला एवं पुरुष हैं तो न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन है तो न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। याद रखना, कुल पदों के 20 गुना छात्र मुख्य परीक्षा हेतु आहरित किए जाएंगे, किंतु समान अंक वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी एक पोस्ट पर प्री में मेंस के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 20 बच्चे। ठीक इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के चाहे महिला हो या पुरुष हो, प्रत्येक प्रश्न पत्र में दोनों खंडों को मिलाकर न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन प्रत्येक प्रश्न पत्र में दोनों खंडों को मिलाकर न्यूनतम 30 अंक या 30% अंक लाना अनिवार्य है। और मेंस में जब आप बैठोगे तो इंटरव्यू के लिए प्रत्येक पोस्ट पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर अंक समान है तो यह अभ्यर्थी भी शामिल कर लिए जाएंगे। कितने नंबर का मेंस होता है? टोटल मेंस होता है 1500 नंबर का। कितने पेपर होंगे मेंस में? 6 पेपर होंगे। पहला पेपर कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। दूसरा पेपर कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। पहले पेपर के 2 भाग होंगे, इतिहास और भूगोल, 150। इस हिसाब से 300 हो गए। दूसरे पेपर के भी 2 भाग होंगे, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, 150। इस हिसाब से 300 हो गए। भाग भले ही 2 होंगे लेकिन पेपर एक ही दिन में होगा। जब तुम बैठोगे तो उसी में तुमको इतिहास, उसी में भूगोल मिलेगा। फिर अगला जो पेपर होगा उसी के एक हिस्से में राजनीतिक विज्ञान और एक हिस्से में समाजशास्त्र होगा। तीसरे पेपर में अर्थशास्त्र और विज्ञान पढ़ाया जाएगा। इनको भी मिला दें तो 300 नंबर का, 3 घंटे मिलेंगे। फिर चौथा पेपर यह भी 300 नंबर का होगा, 3 घंटे मिलेंगे। 5वां पेपर हिंदी का होगा, 2 घंटे मिलेंगे। 6वां पेपर निबंध का होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे। तो इस हिसाब से 6 पेपर में अलग अलग समय होगा, अलग अलग अंक लिखने हैं। 1500 नंबर का पूर्णांक है मेंस का। जब मेंस पास हो जाओगे फिर इंटरव्यू के लिए आओगे तो इंटरव्यू 185 नंबर का होगा। इस हिसाब से टोटल जो पूर्णांक है वो है 1685 का। और ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस 1685 में 56% नंबर ले आओ तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। यानी कि 56% बनानी है, नहीं बना पाओगे। आप में से कई लोगों ने कक्षा 10 में, कक्षा 12 में 60 बनाई होगी, कई ने 75 बनाई होगी, कई 80 वाले होंगे, कई जिला टॉप होंगे। 56% पे कुछ ना कुछ पोस्ट तो मिल ही जाएगी। न्यूनतम 56% ले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। 57% आ जाए, 58% आ जाए तो फिर समझ लो बल्ले बल्ले है। तो इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा नंबर अगर आ जाएं, लगभग मैं कह दूं कि तुम्हारे नंबर आ गए 920, ओ हो तो प्रॉपर एसडीएम हो ये मानो आप। सर 860 आए तो हाँ चांसेस हैं, देख लेते हैं, वो तो समय के अनुसार, कट ऑफ के अनुसार, पोस्ट के अनुसार डिसाइड होगा। आप तो ये मानो 55% से ऊपर मुझे लाना है। टोटल पूर्णांक कितना है? 1685, जिसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर मिलाए गए हैं। सर कैसे तैयारी करना है? तैयारी का एक तरीका आप बता दीजिए। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, फिर भी ये तरीका जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा।
जो बच्चा पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उससे बस मैं इतना बोलूंगा कि यदि आपको सच में एमपीपीएससी क्वालिफाई करना है बेटा, तो सबसे पहले तुम्हारे टेबल के ऊपर एमपीपीएससी का सिलेबस होना चाहिए और यह सिलेबस प्री और मेंस दोनों का होना चाहिए। माने आप प्री और मेंस दोनों के सिलेबस की फोटो कॉपी निकाल लो और उस फोटो कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में अपने बस्ते में अपने टेबल पर 3-4 जगह निकाल के रख लो और बार बार इसको पढ़ो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, जैसे प्री के एग्जाम में पूछे हैं, तो प्री के एग्जाम में वर्ष 1993 से लेकर 2024 तक अभी तक प्री हुआ है, इसका तुमको सॉल्व लेके आना है। इनको अच्छे से रट डालो। और जो मेंस वाला है ये तुमको कब से कब तक कंप्लीट करना है, 2014 से लेकर 2023 तक, ये मेंस का तुमको पूरा 24 तक हो गया है, पूरा कंप्लीट करना है। और ये अनसॉल्व लेना है, केवल प्रश्न लेने हैं, इसके उत्तर तुम बाजार से मत खरीदना, गलत सलत दिए हुए हैं सब लोगों ने। तो सिलेबस भी हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए हैं। और क्या करना है, अब तुम्हें इसके बाद खुद के नोट्स बनाने हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, जो बच्चा अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करता है, अच्छे से सिलेबस की समझ बनाता है, अच्छे से सेल्फ नोट्स बनाता है, जब वो एक बार सेल्फ नोट्स बना लेगा फिर इन्हीं सेल्फ नोट्स का बेटा बार बार रिवीजन करना है और फिर इन्हीं रिवीजन के आधार पर तुमको अभ्यास करना है। अभ्यास का क्या मतलब होता है बेटा, OMR सीट पर जो गोले भरे जाते हैं प्री के लिए प्रैक्टिस करनी है तुमको घर पर ही, और आंसर राइटिंग लिखना है, उसको शुरुआत करना है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस हिसाब से तैयारी करना शुरू करो। शुरुआत में कुछ मत पढ़ो, सिर्फ सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करो, तो आपकी तैयारी आसान से हो जाएगी। सर बुक लिस्ट बता दीजिए, अगर मैं तैयारी करना चाहूं तो क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए? तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी बच्चे ने अभी 12th पास किया है और वो एमपीपीएससी की तरफ रुझान रखता है, तो मैं उससे ये कहूंगा कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। किन किन सब्जेक्ट की पढ़नी है? इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ डालो, भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ डालो, विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ डालो। इन 3 की एनसीईआरटी तुम अच्छे से पढ़ डालो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो बच्चा तैयारी कर रहा है, 12th पास करके आया है, मैं उससे ये बोलूंगा कि परीक्षा धाम नाम का एक एमपीजीके का किताब आता है, इसको तुम परचेज कर लो और समय समय पर इसको पढ़ते रहो। और तुम्हारे घर में एक किताब और होनी चाहिए, ल्यूसेंट की जीके। ल्यूसेंट की जीके, बस इतनी ही चीजों पर फोकस करो। सर हमारी उम्र हो गई है 21 से 24 साल, हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं उन्हीं सेल्फ नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो और उनको अपडेट करो। सर हम लोग नहीं बना पाए हैं तो बनाइए। जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सर उनके लिए कोई बुक लिस्ट है? मैं कहता हूं उनके लिए कोई बुक लिस्ट नहीं है। आप ऑप्शन बी यानी प्लान बी तैयार करें, है ना। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए है तो नेट जेआरएफ का एग्जाम देकर देखें, है ना। जीवन में विकल्प हमेशा होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जहां संकल्प होता है वहां विकल्प नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं। यदि आपका 1-2 बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर विकल्प लेके चलो, डीएड बीएड करके रखो, भविष्य में अगर नहीं होता है तो कम से कम मास्टर तो बन ही जाओगे। तो बुक लिस्ट के चक्कर में ना फंसो, मेरी बुक लिस्ट बहुत स्पष्ट है। अगर आपने 4-5 बार प्रयास कर लिया, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझिए, परीक्षा धाम की एमपीजी के रट डालिए। तीसरी बुक लिस्ट है ल्यूसेंट और चौथी बुक लिस्ट है मेरी एग्जामपीडिया। और 5वीं बुक लिस्ट है यूनिट 10। बस इतना आप कंप्लीट कर लो, एमपीपीएससी प्री नहीं रुकेगा। ना तो तुम्हें ल्यूसेंट याद है, ना परीक्षा धाम याद है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे। कड़वे वचन मेरे स्पष्ट सुन लो एक बार आप लोग फिर से। कॉमन टॉपिक्स तैयार रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, संपूर्ण सिनॉप्सिस, रिवीजन और उत्तर लेखन। जो बच्चा इन 5 मुद्दों पर बात करेगा, 5 मुद्दों पे अभ्यास करेगा, एमपीपीएससी उसका पहली बार में ही हो जाएगा। सर मैं हाउस वाइफ हूं, समय नहीं निकाल पा रही हूं, क्या करना चाहिए? जो भी आप पढ़ते हो उसको वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी भाषा में आसान से, और फिर काम करते समय हेडफोन का प्रयोग करें। किचन में काम कर रहे हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं उसकी फोटो कॉपी करवा के उसको चस्पा करवा लो किचन के सामने, काम करते करते उसको देखते रहें तो काम होता रहेगा। सीमित संसाधन रखें, ज्यादा किताबें ना पढ़ें,
कोशिश करें कि ल्यूसेंट और परीक्षा धाम ही रटना है, प्रमुख रूप से एमपीपीएससी नहीं रुकेगा। करंट के लिए एग्जामपीडिया और यूनिट 10 जनजाति जोड़ी गई है, वो अगर आपको मिल जाए, नैया पार के ही नोट्स मिल जाएंगे या किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, पतली उसको पढ़ लो, पर्याप्त है। सर अंडर ग्रेजुएट हैं, एक बार और समझा दीजिए। सबसे पहले बेटा सिलेबस की समझ बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रटो, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो और उनसे सेल्फ नोट्स बनाओ। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं? बड़ा आसान है कि पहले आप उन प्रश्नों को देख लो और उन प्रश्नों को देखने के बाद उनको तोड़ना शुरू करो। जैसे मैंने यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दी हैं। यहाँ पे लिखा है खादर क्षेत्र, मिट्टी है, इसका मतलब मिट्टी से प्रश्न आएंगे, मिट्टी वाले टॉपिक को मजबूत करो। यहाँ लिखा है मंगला, यह तेल से संबंधित है, इसका मतलब है खनिज वाले प्रश्न आएंगे, खनिज को कंप्लीट करो। यहाँ लिखा है पर्वत माउंट किलिमंजारो, अब विश्व भूगोल नहीं है, पहले हुआ करता था, उस हिसाब से मैंने प्रश्न बनाया है। ये कुल मिला के जो सिलेबस में पर्वत दिए गए हैं वो ये पूछ सकते हैं कि यह पर्वत कहाँ स्थित है, इसकी चोटी क्या है, इस प्रकार से तैयारी करो। भूकंप का अधिकेंद्र क्या है, यानी कि भूकंप से भी प्रश्न पूछते हैं। टॉर्नेडो क्या है, यानी चक्रवात से भी प्रश्न पूछते हैं। तो पहले प्रश्न समझ लो कि एमपीपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, फिर उसी प्रश्न के आधार पर वो टॉपिक देखो कि एमपीपीएससी में है या नहीं, फिर जाकर उस टॉपिक से किसी भी बुक से, किसी भी नोट से या जहां से भी तुम्हें पढ़ना है वहां से उसको पढ़ो और उसके खुद के नोट्स बनाओ। सर कॉमन टॉपिक कैसे निकालें? बहुत आसान है, जैसे मैंने निकाल के बताए हैं। ये यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक परीक्षा के कॉमन टॉपिक ज्योग्राफी के, और यहाँ मेंस के लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले कॉमन टॉपिक निकाल लो। अब देखो ध्यान से, अगर पर्वत पहाड़ी पठार प्री में पढ़ता हूं तो यही मुझे मेंस में पढ़ना पड़ रहा है। कितना आसान है यार, कितना आसान है मेरे लिए। तो यदि मैं मेंस का लिए पर्वत पठार पढ़ लूं तो प्री भी कवर होगा, मेंस और प्री कवर हो गया। इसी प्रकार से जो जो टॉपिक मेंस में है, जो जो टॉपिक प्री में है, तुम क्या करो, केवल मेंस पर पूरे अच्छे से फोकस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर संपूर्ण सिनॉप्सिस कैसे बनाएं? तुम्हें जो भी नोट्स पढ़ने के लिए दिया जाए, देखो कितना लंबा सेंटेंस है। अब इसमें क्या हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ जीडीपी क्या है। अब नोट्स तुम कैसे बनाओगे? ऐसे तुम्हारी कॉपी है, इस कॉपी में तुमने यहाँ लिख दिया जीडीपी, बस इसके केवल शब्द याद रखना है, जीडीपी के पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी है। इसमें कौन कौन से अंडरलाइन कर लिए? जीडीपी में एक शब्द हमें याद रखना है, घरेलू सीमा, ओके सर। दूसरा है वित्तीय वर्ष, ओके सर। तीसरा है अंतिम उत्पाद, ओके सर। चौथा है बाजार मूल्य, ओके सर। पांचवा है समग्र योग। हो गए नोट्स कंप्लीट। अब इस भाषा को याद नहीं करना है। अब रिवीजन जीडीपी में क्या कर रहे हैं, एक शब्द आएगा घरेलू सीमा, एक आएगा वित्तीय वर्ष, एक आएगा फलाना, एक आएगा ठिकाना, एक ये, और बस इन्हीं को बार बार रिवीजन करना है। अब घरेलू महिला हो, इसको वॉइस रिकॉर्ड कर लो और काम करते हुए बार बार सुनो जीडीपी में कौन कौन से शब्द थे, तैयार हो गया जीडीपी। हम लोग क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस को पढ़ते घूमते हैं, फिर सेंटेंस याद नहीं रहता है। सेंटेंस नहीं, शब्द याद रखो, बड़ी आसानी से कंप्लीट हो पाएगा। सर रिवीजन कैसे करें? डेली, वीकली और मंथली जो भी पढ़ते हो, मान लो आज तुमने नदियां पढ़ी, अब कल कुछ नया पढ़ने वाले हो, तो जो तुमने आज पढ़ा है, कल नया पढ़ने से पहले आज का रिवीजन करो, फिर वही रिवीजन एक हफ्ते के अंदर करो, फिर वही रिवीजन महीने के अंदर करो। अपने टारगेट को डेली, मंथली और वीकली में डिवाइड कर लो। जैसे आज डेली मेरा टारगेट है कि मैं चंबल नदी पढ़ूंगा, समझ पा रहे हैं? वीकली टारगेट है कि मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ डालूंगा, और मंथली टारगेट है कि भारत की नदियां पढ़ डालूंगा। इस प्रकार से अपने टारगेट को डिसाइड करो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, अचीव हो जाएगा तो बड़ी आसानी से तैयारी कर पाएंगे। सर उत्तर लेखन कैसे करना है? देखिए उत्तर लेखन तो आप तब कर पाएंगे जब आपने कुछ पढ़ा हुआ हो। फिर भी यदि आप में से कोई उत्तर लेखन की क्लास करना चाहता है तो नैया पार के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले, शानदार आंसर राइटिंग करवाइए, रिकॉर्डेड लेक्चर डले हुए हैं। अब इस सब के बावजूद आपको लगता है कि एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, सर आपसे जुड़ना है, तो फिर नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और जो एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है, जैसा कि एमपीपीएससी ने बोला है कि 2025 को 16 फरवरी को प्री का एग्जाम होगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि 500 प्लस पोस्ट आ सकती हैं। ऐसी उम्मीद है, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इतनी पोस्ट आ गई तो ये गोल्डन चांस है कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी। और यदि आप मेरे साथ लाइव क्लासेस करना चाहते हो, जो कि 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है नैया पार के एप्लीकेशन पर, तो फिर आप जुड़ जाइए नैया पार के शक्ति बैच से। प्रीलिम्स की 2025 की लाइव क्लासेस हैं। इसकी फीस है 1999 रुपए, 8 महीने की वैलिडिटी है। 7 दिन अगर आप ट्राई करके देखो, सोचो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, पैसा रिफंड, हम आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। और जो बच्चे कक्षा 12वीं पास करके आए हैं, उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप फाउंडेशन बैच को परचेज कर लें। जब आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, वहां पे लिखा होगा आधार बैच 2.0,
यही है जो आपकी नैया पार करेगा। तो कक्षा 12वीं पास वाले बच्चे आधार बैच 2.0 लें, और जो लोग पुराने हैं उन्हें इंडिविजुअल मेंस के लिए इतिहास, भूगोल कुछ भी पढ़ना है, सब इंडिविजुअल कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। इनकी वैलिडिटी 8 मंथ है, तो आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, लाइव क्लास अगर नहीं करना चाहते हो। ये सब आपको नैया पार के एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। नैया पार के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर हम ढेर सारे आपसे एमसीक्यूज करवाते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो आयोग देता है समय समय पर, वो हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। और जब आपका मनोबल गिर रहा होता है तो जब समय समय पर मैं कुछ लिखकर आपका मनोबल भी बढ़ा देता हूं। तो जुड़िए नैया पार से, तैयारी कीजिए यदि एमपीपीएससी करना चाहते हैं। अंत में एक सलाह दूंगा, यदि आप में से कोई बच्चा 12th पास है और एमपीपीएससी करना चाहता है तो मैं ये कहूंगा कि पहले यूपीएससी ट्राई करो। अगर आपको आना इस क्षेत्र में तो यूपीएससी शुरुआत करो। एमपीपीएससी के लिए बहुत लंबी उम्र है, आराम से कर सकते हैं। तो शुरू के 21 से 24 साल 25 साल तक यूपीएससी के लिए ट्राई करो, ये मेरी सलाह है। तो सलाह समझ में नहीं आ रही है तो परचेज करो नैया पार, जुड़ जाओ एमपीपीएससी से, बन जाओ एसडीएम डीएसपी। जय हिंद, जय भारत।